4 महीने बाद हाइफा साकत से अपनी जगह पर बैठी थी। कितना वक्त बीत गया था उस शख्स से खुलकर बात किए। वो बदल गया था, उसका दिल आंसुओं से भर गया। "बेहज़ाद, आप क्यों बदल गए हैं? मुझे वक्त भी नहीं देते, मेरे लिए तोहफे भी नहीं भेजते, मुझे कॉल्स नहीं करते, मुझसे मेरा हाल नहीं पूछते। आप बदल गए हैं। मैं रब्बुल आलमीन से आपकी शिकायत करूँगी।" वो तकिए पर सर रखे रो रही थी, क्योंकि तकिए बेहतरीन साथी होते हैं। दुनिया में आपके ना आपसे शिकायत करते हैं, ना आप पर हंसते हैं, फिर बेशक आप उनको अपने आंसुओं से जितना तर ही क्यों ना करते, बेहतरीन सहारे बनते हैं बिना कोई शिकायत किए। उन तोहफ़ों के बाद से बेहसाद शाह की कॉल्स कम हो गई थी। हाइफ़ा जब भी कॉल करती, कॉल नहीं मिलती थी। वो उसकी कंपनी भी गई थी 2-3 बार, जहाँ ना behzad शाह था और ना सफ़ीर शाह। जब भी बात होती थी behzad मुख्तसर बात करता था, सिर्फ़ यही जानता था कि वो ठीक है। लेकिन क्या ये काफ़ी था? किसी को मोहब्बत और आदत लगवा कर गायब हो जाना, क्या ये मुनासिब था? और सिकंदर साहब भी तो खामोश थे। क्यों? वो क्यों नहीं कहते थे कि behzad गलत है? उसे क्यों फ़ोन नहीं करते थे कि उनकी बेटी को गम दे रहा था वो? अपिया, क्या आपने न्यूज़ देखी है? हसन रात के 11:30 उसके कमरे में आया तो उसने जल्दी से आंसू साफ़ किए। कौन सी खबर? आप रोई हैं? नहीं, सर्दी के मौसम का आगाज़ हो गया है ना, तो मुझे फ्लू हो जाता है, तुम जानते हो। अच्छा बताओ कौन सी खबर? behzad भाई की खबर। उसने अपना फ़ोन आगे किया। जी तो नाज़रीन, मशहूर डिज़ाइनर behzad शाह जल्द ही मशहूर सियासतदान की बेटी अदा जाफ़री से शादी करने वाले हैं। कब? अभी कुछ कहा नहीं गया उनकी तरफ से। कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थी जिनमें behzad शाह के साथ कोई लड़की थी जो खूबसूरत होने के साथ बेहद मॉडर्न थी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी थी। हाइफा की निगाहें तो behzad के हाथ पर थी जो उस लड़की की कमर पर था, और उसकी बर्दाश्त बस यहीं तक थी। बाबा, बाबा, बाबा जान, वो रोती नीचे आई थी। सिकंदर साहब और साइमा बेगम तेज़ी से बाहर निकल आए। क्या हुआ है मेरी गुड़िया? सिकंदर साहब ने उसे साथ लगाते इस्तफ़ार किया, जबकि हसन ने भी उन्हें वही सब दिखाया था जो वो खामोश हो गए। जबकि साइमा बेगम ने बेटी की हालत को देखते दिल थामा। बाबा, आप उन्हें कॉल करें। ये सब कैसे हो सकता है? मैं बीवी हूँ ना उनकी, मुझसे निकाह हुआ है ना बाबा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हिचकियों से रो दी थी। सिकंदर साहब ने उसे साथ लगाते सोफे पर बिछाया और उसके बाल सहलाने लगे। ये सब झूठ है ना बाबा? वो रोते ही सो गई थी, जबकि साइमा बेगम ने सिकंदर साहब को देखा जो खामोश थे, बिल्कुल खामोश। क्या हो गया है सिकंदर? उसकी हालत देखे, क्यों नहीं पूछते आप behzad को? पूछूंगा, अभी देर हो गई है, सो जाते हैं, वो इत्मीनान से बोले तो साइमा बेगम ने होंठ भरे उन्हें देखा। जहाँ वो हाइफा को सर्द हवा नहीं लगने देते थे, और आज कहाँ वो उसकी हालत पर खामोश थे, पर उन्होंने कुछ कहना चाहा। कोई बात नहीं होगी साइमा, मैंने कहा है ना, मैं कल बात करूंगा उससे। वो कहते चले गए तो वो भी खामोश हो गई। अगले दिन वो बिल्कुल खामोश थी। सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हुई थी वो। उसने behzad को कॉल की जो नहीं उठाई गई थी। तल्ख मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। उसने माहा को कॉल की। इन 4 महीनों में वो दोनों बेहतरीन दोस्तें बन गई थी कि दोनों के दुख साझे हो गए थे। माही, बोलो, आपकी कॉलेज से वापसी पर मिल सकते हैं? बिल्कुल, माहा ने कहा। वो भी जान गई थी कि हाइफा क्यों परेशान है। वो दोनों इस वक्त सामने बैठी थी, जबकि हाइफा मुसलसल रो रही थी। हाफी प्लीज़, क्या हो गया है? रोना तो बंद करो। उसने कहा तो हाइफा को behzad का हाफी कहना याद आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। माही, आपने देखी है न्यूज़? मैंने देखी है। मैं हैरान हूँ, behzad भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो खुद भी हैरान थी, लेकिन इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं कहा जा सकता था कि सफ़ीर शाह ने भी पिछले 4 महीनों से उससे राब्ता नहीं किया था। क्या आपकी सफ़ीर शाह से बात हुई? हाइफा ने सर उठाते पूछा। नहीं, वो गहरा सांस भरती बोली। वो 4 महीनों से घर गिनी चुनी बार आए हैं, और जब भी आए हैं काम के लिए आए हैं। मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। पूरा घर मुलाजमों के सर पर है। दोनों भाई आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने हमें धोखा दिया है, हाइफा ने रोते कहा। मालूम नहीं, महा ने नम लहजे में कहा। वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, महा बोली। क्या सफ़ीर भाई किसी और से शादी कर लेंगे behzad की तरह? हाइफा बोली तो महा का दिल तड़प उठा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके इम्तिहानात भी हो गए थे। अब तो अमान भी नहीं आ रहा था पढ़ाने। वो सारा दिन घर में बुलाई बुलाई फिरती थी। महा का फ़ोन बजा तो उसने बैग से निकालते देखा। दिल तेज़ी से धड़का। स्क्रीन पर नंबर देखते जहाँ सफ़ीर शाह लिखा आ रहा था।
हाइफा भी आंसू साफ करती सीधी होकर बैठी तो माहा ने कॉल अटेंड करते फ़ोन स्पीकर पर डाला। कहाँ हो? सख्त लहजा। बाहर आई हूँ। किससे पूछकर सफ़ीर शाह करख्त आवाज़ में बोला तो माहा ने थूक निकला। घर पहुँचो फ़ौरन। ओके। माहा ने तेज़ी से सामान समेटा और नम आंखों से उसे देखा। हाफी आप चाहे माही, मैं भी जा रही हूँ वापस ऑफिस। ब्रेक लेकर आई थी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। माहा उसका गाल चूमते चली गई जबकि हाइफा वहीं बैठी रही। हेलो मैडम, इतनी उदास क्यों है? रुमान गाजी ने उसके सामने बैठते इस्तफ़ार किया। उसे behzad शाह ने हाइफा के ऑफिस में उसकी हिफाजत के लिए लगवाया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उनका निकाह हुआ है। उसे बस वो अच्छी लगने लगी थी। हाइफा भी उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी कि ऑफिस में भी वो साथ रहते थे। वो रुमान को बड़ा भाई समझते थे। हाइफा ने उसे देखा और फिर उठ खड़ी हुई। मुझे वापस जाना है ऑफिस। काफ़ी तो पी लो, उदास रो। नहीं चलते हैं? हाफी बोली तो रुमान भी खड़ा हो गया। जो हुक्म। वो भी उसके साथ बाहर निकल गया। हाइफा ने खामोशी साथ ली थी। शायद वो शख्स वापस आकर उसे कोई वजह बता देता, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो शख्स के गिरेबान को थाम कर पूछेगी कि क्यों, क्या वजह रही इन सब के पीछे। तो वो तो खुश थी अपनी ज़िंदगी में। ये उम्र तो न थी उसकी मोहब्बत का रोग पाल लेने की, हिजर के दर्द काटने की। तो क्यों, क्यों उसकी ज़िंदगी में आते लफ्ज़ मुहाफ़िज़ को सब बना दिया, ख़ास, बेहद ख़ास। और क्यों उसे निकाह में लिया, कोई उसे आदत लगवाई। लेकिन वो खामोश थी। उसे इंतज़ार करना था, लेकिन उसका ये इंतज़ार रायगा गया था जब उसने बेज़ाद शाह के निकाह की खबर सुनी थी। साइमा बेगम ने खूब वावेला किया था, लेकिन सिकंदर साहब खामोश थे। उन्होंने कहा था हाइफा उनकी जान है, वो सबसे बेहतर जानते हैं इसके बारे में, और यही साइमा बेगम खामोश हो जाती थी। हसन बेज़ाद शाह को नापसंद करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी बहन की आंखें नम रहती थीं। बरखुरदार कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। हाइफा कैसी है? मैं संभाल लूँगा, वो थके लहजे में बोले। वो बाहर नहीं जाएगी कहीं भी अंकल। इन दोनों भाइयों की कमज़ोरियाँ उनकी बीवियाँ थीं, जिसे वो किसी सूरत मंज़े आम पर नहीं लाना चाहते थे। कि मुखालिफ सबसे पहले कमज़ोरी को टारगेट करता है, और अपनी बीवियों पर वो एक आंख भी बर्दाश्त नहीं करने की सख्त खुद में नहीं पाते थे। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। खामोशी का दौरानिया बढ़ा। वो मुझे माफ़ कर देगी ना अंकल? वो भारी लहजे में बोला तो सिकंदर साहब खामोश हो गए। मेरी बेटी हो, मेरी गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। मैं फ़र्ज़ निभा लूँ अंकल, मुझ पर मेरे मुल्क का कर्ज़ है, इसके बाद मैं उसे संभालूँगा। वो उनसे ज़्यादा ख़ुद को यकीन दिला रहा था कि वो उसे मना लेगा। रब की अमान। भाई, क्या ये आपका आखिरी फ़ैसला है? बिल्कुल, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मौलवी साहब को समझा दिया है? जी भाई, ठीक है, माह को तुम संभालोगे, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। जी भाई। लेकिन हाइफा शाह इस वक्त अपने काम पर फोकस करते हैं। निकाह के वक्त जाफरी को कैसे गायब करना है तुम जानते हो। हाजिब भी साथ होगा। हम ये काम निकाह किए बगैर। उस शख्स की बेटी पागल है behzad शाह के लिए, तो ये सौदा सस्ता तो नहीं। सफ़ीर शाह, निकाह के बदले पाशा के ख़िलाफ़ सबूत, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं कर गुज़रूँगा। हमने सालों लगाए हैं शाह। ऐवान पाशा के जाफ़र से ज़्यादा करीब कोई नहीं है। तैयारियाँ मुकम्मल हैं। माह को निकालो यहाँ से, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी तुम पर है। ठीक है। सफ़ीर निकल गया जबकि behzad शाह ने कदम मजबूती से फ़र्श पर जमाए और फिर पुरस्रार मुस्कुराहट लिए बाहर निकल गया। तो चले जाफरी साहब, आपको आपकी गेम में ही फंसाते हैं। सब सो गए थे। हाइफा ने तैयार होते आंखों को रगड़ डाला। मुस्कुराओ हाइफा, behzad शाह के अपने शोहर के निकाह की तकरीब में जा रही हूँ। उसने सुर्ख रंग की लिपस्टिक थामी, लेकिन हाथ कँपाए तो दूर फेंक दी। रात के 10 बज रहे थे। सब सो गए थे। उसने चचा को बुलाया था, जिन्होंने बारहा मना किया था, लेकिन उसके आंसुओं पर वो मान गए थे। कबूल है? कबूल है, कबूल है। बर्बादी मुबारक हाइफा सिकंदर, बर्बादी मुबारक ए दिल। वो किसी और का हुआ, वो धोखेबाज निकला। वो दूसरा गिलास भी पी गई। उसने मुस्कुराते खुद से कहते निगाहें सामने के मंजर पर टिका दी। वो वहाँ खड़ी थी जहाँ अभी किसी की निगाह नहीं पड़ी थी। दिल ने कहा देखो, ये है वो शख्स जो तुमसे मोहब्बत का दावेदार था। देखो वो कैसे आगे बढ़ गया है। जहाँ बैठने के ख्वाब तुम्हारे थे, वहाँ वो आम सी लड़की बैठी थी, लेकिन अब वो आम कहाँ रही थी। हाइफा सिकंदर तो अपनी निगाहें सामने मौजूद उस शख्स से ना हटा पाई। उसे उस पल उससे ज़्यादा खुद से नफरत हुई। क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? हाइफा सिकंदर तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। फिर वो मुस्कुरा दी कड़े ज़ब्त के साथ, और साथ मौजूद ट्रे से तीसरा गिलास उठाकर पी लिया। वेटर उसे बताना चाहता था कि ये उसके लिए नहीं है, ये तो वहाँ की बिगड़ी आवाम के लिए था, उनके लिए जिनके लिए behzad शाह ने जाल बिछाया था। लेकिन वो कहाँ अपने होशो हवास में थी।
اس نے پھولوں کا گلدستہ اٹھایا اور قدم قدم چلتے اس شخص کے قریب جانے لگی۔ ایک آخری بار بہزاد شاہ نے مٹھیاں بھینجی اسے سامنے دیکھتے۔ وہ وہاں کیسے آئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے دماغ کی شریانیں خطرناک حد تک پھول گئی تھی۔ وہ اس وقت گلابی لہنگے میں موجود بالوں کو کرل کیے، ہلکا میک اپ کیے، سج سج کر مسکراتی اس کی طرف چلتی آ رہی تھی، بنا حجاب کے۔ ہاں، حجاب نہیں تھا آج پہلی بار حائفہ سکندر کے سر پر۔ یہی دیکھتے اس کی دماغ کی رگیں تنی۔ بہزاد شاہ کے ساتھ اس وقت جو لڑکی موجود تھی وہ اس وقت کے مشہور سیاستدان کی اکلوتی بیٹی تھی، تو اس نے اپنی برابری کی لڑکی ڈھونڈ لی تھی خود کے لیے۔ حائفہ سکندر تو عام تھی، بے حد عام، ایک عام اسکول کی استاد کی بیٹی۔ حافظ کو گاڑی میں پہنچاؤ، بہزاد نے سفیر کو میسج کیا تو فوراً لے کے وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ اگر اس وقت کوئی حائفہ سکندر کو موقع دیتا تو وہ اتنا چیختی اور اتنے آنسو بہا دیتی کہ دنیا ترس کھاتی اس پر، لیکن وہ بہادر بنی رہی۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ شخص نکاح میں کسی اور کو لے چکا تھا۔ مستقبل میں شاید سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن حائفہ سکندر کے دل میں ہمیشہ کسک رہ جاتی کہ بہزاد شاہ نے اس سے پہلے کسی اور کو وہ درجہ دے دیا تھا جس کا عہد اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب مسیحا دھوکہ دیتے ہیں تو گھاؤ دل پر لگتے ہیں، ایسے زخم جو صرف اسی شخص کی مسیحا مٹا سکتی ہے۔ اس شخص نے جیسے توڑا تھا اسے، وہ اس کا جواب اسے ویسے ہی توڑ کر دینا چاہتی تھی۔ نکاح مبارک، اس نے پھول آگے کیے۔ نگاہیں اس عام سی لڑکی پر تھی جس کی مسکراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس نے اس سلطنت کے بادشاہ کو تسخیر کر لیا ہے۔ یہ تمہاری دوست ہے بہزاد؟ اس لڑکی نے ادا سے پوچھا، جس نے سرخ لہنگا پہنا تھا جبکہ پیٹ کی جگہ سے بلاؤز کافی اونچا تھا۔ شاید امیروں کے ہاں ایسے کرنا عزت کی بات سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے یہ ہضم کرنا مشکل لگا، لیکن اس نے نکاح کر کے اس دنیا کی ہر ناممکنات کو ممکن بنا دیا تھا۔ حائفہ کی نگاہیں اس شخص کی طرف اٹھی جو بھینچے ہونٹوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی تنہائی میسر آئے اور وہ اسے سزا دے اس کے یہاں آنے کی۔ سرفیشہ دوڑ کر کھڑا اپنے بھائی کی بند مٹھی اور ماتھے پر انگنت بلوں کو دیکھتا اس لڑکی پر ترس کھا گیا۔ دوست نہیں ہوں میں ان کی، بلکہ میں ان کے کچھ نہیں لگتی، ایک عام جرنلسٹ ہوں۔ بس انہوں نے بلایا تو میں خود کو روک نہیں پائی۔ آخر ہر چینل بہزاد شاہ کی شادی کی خبر کو سب سے پہلے لائیو اور اچھا بنانا چاہے گا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں مصنوعی چمک رکھتے بولی، ویسے کافی اچھی لگ رہی ہو۔ بہزاد شاہ کی چوائس کو ماننا پڑے گا، اپنی ٹکر کے لوگ ڈھونڈتے ہیں یہ۔ وہ ایک اور وار اس پر کر گئی۔ بہزاد شاہ کو وہ خود سے زیادہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اسے آنکھوں سے اس منظر سے ہٹنے کا کہہ رہا ہے، اسے ڈرا رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ حائفہ بہزاد شاہ جاؤ۔ لیکن اب اسے کہاں فرق پڑنا تھا کہ بہزاد شاہ کیا چاہتا اور کیا کہتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، خیر تعریف کا شکریہ، وہ لڑکی بولی تو حائفہ نے تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وش یو اے ہیپی لائف اہیڈ، وہ بولی اور ہاتھ آگے کیا تو لڑکی نے تھام لیا۔ وہ بہزاد کو دیکھنے لگی۔ شاہ صاحب برا مت منائیے گا، ہم مڈل کلاس لوگ غیر مردوں اور انجان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے، وہ کہتی اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو نظر انداز کرتی مڑی اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ حائفہ سکندر ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ کاش سائنس مزید ترقی کرتی اور لوگوں کو دل میں اٹھتے درد کی پیمائش کر سکتے۔ دل میں اٹھتے درد کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ سچ میں وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عام لڑکی تھی۔ ادا جعفری نے ہنکارا بھرا، لیکن بہزاد شاہ نے سفیر شاہ کو سلگتی نگاہوں سے گھورا جو کندھے اچکا گیا۔ وہ آگے بڑھتی ایک اور گلاس اٹھا گئی تو بہزاد خود پر سے پہرے ہٹائے اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ سیفی مجھے نظر نہ آئے یہاں، اسے گھر پہنچاؤ اور اسے تم خود چھوڑ کر آؤ گے۔ گھر سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سفیر شاہ کے پاس آتا بولا۔ بھائی وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی، سفیر نے اسے رومان کے پاس کھڑے ہوتا دیکھ پوچھا۔ اس احمق لڑکی کو بخار تھا اور وہ 3 ڈرنکس پی چکی ہے، تو نہ کرتے نکاح، سفیر شاہ جلے لہجے میں بولا۔ سفیر شاہ اس وقت اگر نہیں چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی جلا کر بھسم کر دوں تو وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں رومان نے اس کے کندھے کو تھاما تھا اسے گرنے سے بچانے کے لیے، اور بہزاد شاہ کی برداشت بس اب یہیں تک تھی۔ وہ آگے بڑھتا کہ سفیر شاہ نے اسے روکا۔ میں دیکھتا ہوں، آپ واپس جائیں، اس وقت سارے کیمراز آپ پر ہیں۔ میں مجبور نہ ہوتا تو اس لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا، وہ بولا اور واپس اسٹیج پر چلا گیا، لیکن نگاہیں اب بھی اسی پر اٹکی تھیں۔ اس نے سائڈ پر ہوتے سامنے موجود رومان غازی کا نمبر ملایا، جس نے حیرت سے اسے مڑ کر دیکھا اور پھر کھال اٹھائی۔ اس کے کندھے سے بازو اٹھا لو رومان غازی، اسے ہاتھ لگایا یا تمہاری انگلیاں اس کے چہرے پر اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے بڑھیں تو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، بازو سالے۔ وہ
वो इतनी वहशत से दहाड़ा कि रुमान ने फ़ौरन अपना बाजू हाइफा सिकंदर से दूर किया, जैसे करंट लगा हो। behzad शाह उसकी पुश्त को देखता रहा जब तक वो चली न गई। मैं छोड़ दूंगा उसे, सफ़ीर शाह ने संजीदगी से रुमान से कहा। मैं उसी तरफ निकलो फ़ौरन। behzad शाह से मुंसलिक चीज़ों पर नज़र रखोगे तो मारे जाओगे, वो सर्द से लहजे में बोला तो रुमान गाजी पीछे हट गया। सफ़ीर शाह ने behzad की चादर हाइफा सिकंदर के गिर्द ओढ़ी और उसे गाड़ी में बिठाते घूमकर दूसरी तरफ आकर बैठा। आपकी अमानत मेरे पास है, वो मैसेज सेंड करके पुरसुकून हो गया। घर ही छोड़ोगे ना? तुम दोनों भाई धोखेबाज हो, किसी को तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो चकराते सर के साथ बोली। नशा ज़्यादा न था और कुछ देर में होशो हवास में होती। खामोश रहे। क्यों क्यों खामोश रहूँ मैं? ये रोक तुम भाई कहीं और दिखाना। वैसे एक बात बताओ। सफ़ीर शाह ने उस लड़की को देखा। क्या हाल हो गया था इस लड़के का। इससे साबित होता था कि behzad शाह इस लड़की के लिए क्या मायने रखता है, जो आज वो सब बर्दाश्त ना कर पाई थी। सफ़ीर शाह ने देखा आज उसने हिजाब भी नहीं किया था। उसे तरस आया, न जाने भाई तुम्हारे साथ क्या करे। वो सोच कर रह गया। अपने भाई के गुस्से और खौफ से तो वो खुद खाइफ था। क्या तुम भी मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत का ढोंग करते शादी किसी अमीर ख़ानदान की लड़की से कर लोगे? वो बोली तो सफ़ीर शाह के जहन में उसका अक्स घूमा। वो गहरा सांस भर गया। भाई क्या मैं इसे हाथ लगा सकता हूँ? उसने कान करते स्पीकर पर डाला। मुखालिफ सिमत खाना खुल चुका था, इसलिए behzad शाह स्टेज से उतर गया था। क्या बकवास है, होश में हो? तुम्हारा भाई कभी भी खुश नहीं रहेगा और उसे बता देना कि हाइफा सिकंदर उससे कितनी नफरत करेगी अब से। इससे अच्छा तो रुमान। इजाज़त है तुम्हें शाह, behzad ने कहते काल काट दी। वो जब्त के किन मराहिल पर था सफ़ीर शाह जान गया, नहीं तो सामने मुझे लड़के को हाथ लगाना तो दूर कोई देख भी नहीं सकता था। उसने झुकते उस लड़की की मखसूस रग दबाई तो वो बेहोश हो गई। उसने घर पहुँचते सिकंदर साहब को फ़ोन किया था, जिन्होंने बिना कुछ कहे हाइफा को थाम लिया था, फिर उसे अंदर ले गए थे, जबकि सफ़ीर वापस जा चुका था। सफ़ीर वापस आ गया था। अब उसे माह को यहाँ से ले जाना था। मेरे घर से ज़्यादा कोई सेफ जगह नहीं है सफ़ीर। हाजिब ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जो परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। हाजिब ने सुना था कि behzad ने सफ़ीर शाह को उसकी बीवी को यहाँ से ले जाने के लिए कहा था। तुम्हारे घर कैसे? क्यों नहीं, अम्मी है ना, और मेरे घर का पता कहीं भी नहीं दिया गया। हर तरफ कैमरास हैं और वो सोसाइटी महफूज है। ठीक है, सफ़ीर शाह मान गया, क्योंकि उसे ना सिर्फ माह को यहाँ से निकालना था बल्कि अशरफ से दूर रखना था, जो पागलों की तरह उस फ़ोन कॉल के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करता उसके बाहर निकलने के इंतज़ार में था। मैं एड्रेस भेजता हूँ, अम्मी को भी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे गार्ड्स वहाँ मौजूद रहेंगे। सफ़ीर, हाजिब मिर्ज़ा ने कुछ कहना चाहा। अपनी बीवी के साथ में तुम्हारी अम्मी की भी हिफाजत, वो सेब है, यकीन करो। नो मोर आर्गूमेंट्स हाजिब, एड्रेस भेज दो। सफ़ीर कहकर जा चुका था। हाजिब ने सब सकीना को बता दिया था। अपना सामान समेटो वहाँ, वो तेज़ी से कमरे में आता बोला, जो पहले ही बेहद परेशान थी behzad के निकाह का सुनकर। हाइफा भी फ़ोन नहीं उठा रही थी और सफ़ीर शाह ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया था, और अब अचानक। क्यों? जल्दी करो, मेहमान आने से पहले तुम्हें निकलना है यहाँ से। लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहूँगी, वहाँ रोते बोले थे। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सफ़ीर शाह ने उसे रोते देख खुद बैग तैयार किया था उसका। खाना खाया था? मुझे नहीं जाना प्लीज़ शाह। वहाँ बहस नहीं करो, मुझे बताओ खाना खाया था? भूख लगी है? वो उसके पास आता बोला। माँ ने उसके सीने पर सर रखते हिचकियों से रोना शुरू किया। शाह, आप मुझे छोड़ रहे हैं ना? पागल हो गई हूँ। सफ़ीर शाह समझ सकता था, इसलिए नरमी से उसके बालों पर लब रखे। चलो वादा करें आप behzad बाइत की तरह किसी और से। हिचकी बंद गई तो वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर पाई। वहाँ सफ़ीर शाह, ये बात जान लो कि सफ़ीर शाह ने जैसे भी हालात में तुम्हें कबूल किया हो, तुम्हारे अलावा अब इस मुकाम पर कोई नहीं पहुँच सकता। सफ़ीर शाह ने कहते उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा तो वो रोते हुए मुस्कुरा दी। सफ़ीर शाह ने उसका चेहरा हाथों में थामते उसके गालों पर बूसे दिए। behzad भाई, हाइफा संभाल लेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, बस तुम। चलो। सफ़ीर शाह उसे लेता निकल गया था हाजिम मिर्ज़ा के बताए एड्रेस पर। इस एड्रेस के सामने गाड़ी रोकते उसने माहा को देखा, जो अब भी रो रही थी। क्या मेरी जान को ख़तरा है? वो खौफज़दा थी। मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? सफ़ीर शाह उसे खींचते अपनी तरफ झुकाते इस्तफ़ार किया। उसे यूं खौफज़दा नहीं छोड़ सकता था वो। पहले ही 4 महीने उससे दूर उसने बेचैनी में गुजारे थे कि दिल उस लड़के की मोहब्बत पर ईमान ले आया था, और जो सुकून हुआ करते हैं उनके बगैर तो दिल का आरामद ही नहीं रहता। सफ़ीर शाह ने उसके बाल कान से पीछे अड़से। यहाँ से बाहर नहीं निकलना, किसी सूरत नहीं। यहाँ मेरे साथ आई हो और मेरे साथ ही वापस जाओगी, समझ रही हो? महा ने तेज़ी से सर हिलाया।
آپ جلدی آ جائیں گے نا سفیر؟ آپ کے بغیر میں نے 4 مہینے بےحد مشکل سے گزارے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں نے آپ کی بات کی نفی کی تھی۔ وہ اسے دیکھتی بول رہی تھی، میں نے آپ سے محبت کی ہے سفیر، میں نے اپنی زندگی میں واحد مرد سے محبت کی ہے اور خود سے زیادہ کی ہے۔ یہ سب میرے اختیار میں نہیں رہا، اب کے احساسات اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور سفیر شاہ دم سادے اسے سن رہا تھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ لڑکی واقعی لفظ سکون پر پورا اترتی تھی۔ تمہارا نام بدل کر سکون رکھ دوں؟ سفیر نے پیار سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تو وہ سرخ پڑی۔ کب آئیں گے؟ جلد ہی، سفیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ماہ نے آنکھیں بند کرتے اس بوسے کی ٹھنڈک کو دل میں اترتا محسوس کیا۔ پھر سفیر شاہ اسے سکینہ بیگم کے حوالے کر چکا تھا۔ گارڈز موجود ہیں باہر آنٹی، یہ کہیں باہر نہیں جائے گی، کسی بھی صورت نہیں، کسی بھی۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ پھر وہ جا چکا تھا، سکینہ بیگم اسے اندر لے گئی۔ سفیر واپس آ گیا اور باقی کے معاملات سنبھالے۔ بہزاد نے سب وقت سے پہلے بند کروایا تھا۔ بہزاد کاش تم رخصتی بھی ساتھ ہی کروا لیتے۔ وہ فیروز جعفری اور اس کے مہمانوں کو الوداع کرنے آیا تھا۔ جب ادا جعفری اس کے ساتھ چپکتی بے شرمی سے بولی تو سب ہنس دیے۔ جلد اس کا بھی انتظام کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولا اور سب کو روانہ کرتا سب سمیٹتا گھر کے لیے نکلا۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ بھائی کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ سب کام کرے گا؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کرنا ہے اب؟ بتاؤں گا، ابھی سو جاؤ جا کر، تھک گئے ہو۔ وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا بولا۔ حافی بہت غصہ تھی۔ حائفہ، حائفہ بہزاد شاہ نام ہے اس کا، سفیر شاہ، اور یہ میں آخری بار بتا رہا ہوں تمہیں۔ اوکے اوکے کول۔ سفیر شاہ نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور تیزی سے اس کے بیڈ سے اترا۔ وہ 2 بھائی تھے، ان کا پیشہ کیا تھا لوگ نہیں جانتے تھے۔ لوگوں کے سامنے وہ مشہور ڈیزائنرز تھے جو اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں تھے، جس کی مخفی کہانی کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد بہزاد شاہ نے اپنے آپ کو سیاست میں متعارف کروایا تھا، اور بس پھر وہ دن رات ترقی کرتا چلا گیا۔ وہ کس مقصد سے آیا تھا، کیا چاہتا تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کسی عہدے پر فائز نہیں تھا، لیکن پھر بھی کافی شہرت رہی تھی۔ اس کے اتنے اثر و رسوخ تھے کہ سیاست کے ہر عہدے کے لوگوں کو جانتا تھا اور سب سے ملتا تھا، لیکن وہ خود کسی عہدے پر نہیں تھا۔ اشرفیض کی کوئی خبر؟ بہزاد نے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ نہیں، اس کو بھی معلوم نہیں ہوا، لیکن جلد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ بھائی بولو شاہ، بہزاد نے سر اٹھاتے محبت سے پوچھا۔ حافظ سے آپ محبت؟ وہ شرارت سے بولا۔ سیفی، بہزاد شاہ دھاڑا تو سفیر شاہ فوراً اس کا کمرہ چھوڑتا دروازہ بند کرتا تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ بہزاد شاہ اس وقت کتنا پریشان تھا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ جبکہ بہزاد شاہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیا خبر ہے؟ سر، آپ کے نکاح کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں، صبح آپ کے انٹرویو کے لیے جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل 10 بجے، وہ کہتا کال کاٹ گیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ حائفہ نے ہوش میں آتے سامنے سکندر صاحب کو دیکھا تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ وہ اسے ساتھ لگاتے اس کے کمرے میں لے گئی۔ کیوں گئی تھی آپ حائفہ؟ مجھ سے پوچھے بغیر، بتائے بغیر؟ وہ سخت ناراض تھے اسے۔ بہزاد انہیں بتا چکا تھا سب۔ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا نا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولے۔ بالکل نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ بابا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میرے دل میں اس سے زیادہ درد کبھی نہیں جاگا۔ وہ بولی تو سکندر صاحب کا دل چیر گئی کہ انہوں نے حائفہ سکندر کو کبھی سرد و گرم تک لگنے نہ دیا تھا، اور آج وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے بہت درد ہے بابا جان، کہاں میں نہیں جانتی، کیا کسی کے پیچھے کوئی مر سکتا ہے بابا جان؟ مجھے لگتا ہے میرا دل درد سے پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں۔ سکندر صاحب کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی۔ میری جان، میری گڑیا، یہاں دیکھو۔ وہ پل میں فیصلہ کر گئے، کسی بھی چیز سے بڑھ کر انہیں اپنی بیٹی کی جان تھی۔ میں بہزاد سے اب کوئی بات نہیں ہوگی بابا جان، وہ نکاح کر چکے ہیں، انہوں نے میرا مقام کسی اور سے بانٹ لیا ہے۔ نہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سب سچ ہے، حالات ایسے ہیں کہ اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ یہ بات جان لے کہ بہزاد کی اکلوتی بیوی ہیں آپ اور رہیں گے، اسے آگے میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ وہ آغاز میں نرمی سے پھر سختی سے بولے۔ حائفہ سمجھ نہ پائی تھی انہی باتوں کا مفہوم، لیکن اس کے دماغ پر یہ بات چپک گئی تھی کہ بہزاد شاہ کی اکلوتی بیوی تھی وہ، اور ایسا اس کے باپ نے کہا تھا جو جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ لیکن دل نے خاموشی ساتھ لی تھی، وہ اپنا معاملہ رب کے سپرد کر چکے تھے۔ چلیں سو جائے، سکندر صاحب نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے اس کی جگہ پر لٹایا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی رو جاؤں؟ وہ بولے تو وہ تڑپ گئی۔ نہیں بابا جان، بس پھر میں اب آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ بہزاد شاہ سب ٹھیک کر دے گا، اور یہ آپ کے بابا کہہ رہے ہیں، کسی اور پر نہیں، اپنے باپ پر یقین رکھیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولے تو حائفہ نے گہرا سانس بھرا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس بات پہ آیات بھون کر چلے گئے۔
وہ اندر داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آتی روشنی سے مخالف کا وجود بستر میں معلوم ہوتا تھا۔ وہ قریب آیا تو جسم ساکت ہوا، دل کی دنیا جیسے پل میں ویران ہوئی تھی۔ حیفا سکندر کا وجود سسکیوں سے کانپ رہا تھا، وہ تکیے میں منہ دبائے بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ بہزاد شاہ کو لگا کسی نے اس کے دل کے بے شمار ٹکڑے کیے ہیں۔ وہ فوراً آگے بڑھا، وہ بیوی تھی اس کی، اس کا سب کچھ، اور سب کچھ کا مطلب کہاں عام ہوتا ہے۔ اسے ہاتھ لگا کر رخ سیدھا کیا تو ہونٹ پینچ لیے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں خطرناک حد تک سوجی تھیں اور سرخ تھیں۔ بہزاد شاہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ حیفا نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جسے کم از کم وہ اس وقت اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ چھوڑو۔ حیفا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اور اٹھو، نکلو یہاں سے۔ وہ دھاڑی تھی۔ تمیز بھول گئی ہیں حیفا بہزاد شاہ؟ یا میں یاد دلاؤں کہ میں کون ہوں؟ میرے نام کے آگے اپنا نام آج لگایا ہے، دوبارہ مت لگائیے گا۔ وہ انگلی اٹھاتی اسے تنبیہ کرتی بولی۔ اپنی منگوہا کو اپنے نام سے ہی بلاؤں گا۔ اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ مر گیا ہوں میں؟ نہیں، آپ کے مرنے پر شاید صبر آ جاتا مجھے، لیکن جو آج آپ نے کیا ہے اس پر کبھی صبر نہیں آئے گا مجھے۔ اور یہ جس حق سے آپ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں نا، وہ حق میں بہت بہزاد شاہ نے جھکتے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر حیفا بہزاد شاہ، ڈونٹ۔ پیچھے ہٹتے وہ سرد انداز میں بولی۔ حیفا اپنی بسی پر اونچی آواز میں رونے لگی تو بہزاد شاہ نے اسے سینے سے لگانا چاہا، جو وہ فوراً دور ہوئی تھی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں حیفی، جائیں یہاں سے، وہ اپنے گال بے دردی سے رگڑتے بولی تھی۔ سو جائیں، اور اب جانے کا مت کہیے گا۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھے یہاں سے بھیج نہیں پائیں گی میری مرضی کے بغیر۔ وہ یکدم اس کا بہزاد شاہ بن گیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اپنا سر تکیے میں رکھتی اذیت کی آخری حد پر تھی، جبکہ وہ اپنے لیے اس کا لب و لہجہ سنتے ہی انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ایک آنسو بھی نہ نکلے اب۔ یہ جو آپ نے اپنا حال کیا ہے نا، اس کا بدلہ تو سود سمیت لوں گا میں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا اس کے ساتھ نیم دراز سا ہوا۔ آپ پلیز جائیں، اس دنیا میں اس وقت آپ وہ شخص ہیں جو مجھے اپنے سامنے نہیں چاہیے۔ اور بہزاد شاہ اپنا ضبط آزما رہا تھا، نہیں تو دماغ کی پھولتی رگیں اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ اس کی صبر کی حد ٹوٹ گئی تھی۔ حجاب کیوں اترا تھا آج؟ وہ جتنے سرد سے لہجے میں بولا، حیفا سب بھولتی اس کی وحشت سے کانپ گئی۔ میں جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ اتنی خوشی تھی میری دوسری شادی کی کہ سر سے حجاب تک اتر گیا۔ وہاں کتنے مردوں نے آپ کے بال دیکھے ہیں، آپ کو اندازہ ہے حافی؟ میں نے جو کیا اس کا میں جواب دہ ہوں، وقت آنے پر سب بتا دوں گا اور سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن جو آپ نے آج کیا ہے وہ آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حیفا نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اپنے رب سے معافی مانگے حافی۔ وہ اس کی طرف آتا، اس پر جھکتا، اس کے کندھے پر سلگتے لب رکھ گیا تھا۔ اور اگر اب دوبارہ روئیں تو سیفی آ کر آپ کو لے جائے گا، اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں میں نرمی سے تو ہرگز پیش نہیں آؤں گا۔ بہزاد شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، اور اگلی بار میں مر بھی جاؤں نا، تب بھی یہ حجاب نہ اترے سر سے۔ وہ کہتا جس راستے سے آیا تھا وہیں سے چلا گیا۔ ماں کو وہ اچھے سے ملی تھی۔ امی امی، فری کی آواز گونجنے لگی تھی پورے گھر میں۔ آواز بھی کیا، چیخیں تھیں وہ۔ آپ کی بیٹی بھی ہے؟ ماں نے حیرت سے استفسار کیا، کیونکہ کسی نے ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ سفیر نے اسے صرف سکینہ بیگم کا بتایا تھا۔ ہے ایک جھلی سی۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے میں پہنچی، جہاں وہ بیٹھ کر یہاں سے وہاں کود رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے فری؟ امی چوہا ہے یہاں، وہ یہاں سے وہاں گھومتی بول رہی تھی۔ نہیں ہے کوئی چوہا، انہوں نے اسے تسلی دی، جبکہ ماہ تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ماہ کو اپنی عمر سے چھوٹی ہی لگی، بے حد خوبصورت، سفید بھرے گلابی گال، گلابی ہونٹ، بڑی مقناطیسی آنکھیں اور خوبصورت ملائم بال۔ وہ اسے سکینہ بیگم جیسی ہرگز نہ لگی تھی، لیکن وہ سر جھٹک گئی۔ وہ اس کی حرکتوں میں مسکرا دی۔ دیکھو مہمان آئے ہیں، اور تم کیسی حرکتیں کر رہی ہو گڑیا، وہ بولی تو اس نے بال ہٹاتے سامنے دیکھا، جہاں کوئی خوبصورت سی لڑکی اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی اور خفیف سے ہوتی چوہے کو بھولتی بیڈ سے اتری۔ میں معافی چاہتی ہوں، وہ بولی تو ماہ کھل کر مسکرائی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ خوش گفتار بھی تھی۔ اسے وہ کسی کے جیسے لگی تھی، لیکن کس کے جیسی، وہ دماغ پر زور دیتے بغیر اس کی باتوں میں کھو گئی۔ امی یہ کون ہے؟ حاجب کے دوست کی بیوی۔ او السلام علیکم۔ فری نے بالوں کا میسی جوڑا بنایا اور جھٹ سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ ماہ نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ماہ نے کہا۔ میں بھی آپ کو یہی کہوں گی، وہ بولی تو دونوں ہنس دی۔ چلو آ جاؤ کھانا کھائیں، سکینہ بیگم بولی تو وہ دونوں باہر نکل گئیں۔ کھانے کے بعد بھی وہ دونوں ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ کیا آپ کی کوئی دوست ہے؟ فری نے کچھ سوچتے استفسار کیا۔
क्यों बताएं तो। हाँ कितनी। वैसे तो कॉलेज में भी है लेकिन बेहतरीन दोस्त एक ही है। अच्छा क्या नाम है उसका। हाइफा। वाह तो आप उसे छोड़ दें, वो कुछ लम्हों बाद बोली तो महा ने चौंक कर उसे देखा। क्यों। क्योंकि अब से मैं आपकी बेहतरीन दोस्त हूँ ना। फरी बेहद पुरजोश थी, उसे सामने देखकर उसकी ज़िंदगी की पहली दोस्त थी। हाँ तुम भी हो। नहीं बस मैं बनना चाहती हूँ, वो नाराज़गी से बोली। महा उसकी एक ही दिन बल्कि कुछ ही घंटों में खुद से अटैचमेंट और पोजेसिवनेस देखते हैरान थी। तो ऐसा करेंगे, हाइफा की दोस्ती तुम्हारे साथ करवा देंगे, फिर हम तीनों दोस्तें बन जाएंगी। क्या सच में। बिल्कुल। ठीक है चलें मैं आपको घर दिखाऊं। वो उसे घर दिखाते हाजिब के कमरे के सामने रुके। ये हाजिब का कमरा है। माहा ने नोट किया था कि वो अंदर नहीं गई थी बाकी कमरों की तरह। अंदर से नहीं दिखाओगी। नहीं, साफ इनकार किया गया तो महा मतजस्सुस हुई। क्यों। क्योंकि ये हासिब मिर्ज़ा खड़ूस का कमरा है, मुझे जाने की इजाज़त नहीं। ओह ऐसा क्यों। पता नहीं लेकिन एक दिन तो ये मेरा ही कमरा होगा। वो कैसे। ऐसे मेरी दोस्त के मैं हाजिब से शादी कर लूँगी ना। उसने हाजिब की लगी तस्वीर की तरफ इशारा करते कहा। ये तो तुमसे बड़े लग रहे हैं। महा ने हैरत से उस आम से शख्स को देखते कहा। तो क्या हुआ, वो नाराज़ हुई थी। नहीं कुछ नहीं, बुरा नहीं मनाओ। प्यारे हैं ना हाजिब, मुझे हाजिब बेहद पसंद है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो। और वो शुरू हो चुकी थी हाजिब मिर्ज़ा की ज़ात के बारे में बात करने, जबकि वहाँ बस मुस्कुरा रही थी सच्चे दिल से। उस लड़की की वालहाना मोहब्बत झलक रही थी उस शख्स के लिए। आपके हस्बैंड कैसे हैं। यकीनन हाजिब से प्यारे नहीं होंगे, वो शरारत से बोली तो महा मुस्कुरा दी। वो प्यारे हैं, वो कहती गुलाबी हुई तो फरी उसके गाल खींच गई। मेरे पास उनकी तस्वीर मेरे फ़ोन में है, मैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाती हूँ। लेकिन कमरे में पड़ा है मेरा फ़ोन, तो चले मैं आज आपके साथ सोऊंगी। वो बोली तो महा मुस्कुराते सर हिला गई। यहाँ आने से पहले वो बहुत परेशान थे, लेकिन फरी और सकीना बेगम से मिलने के बाद सारी परेशानी जाती रही थी। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आई थी। हाजिब सकीना बेगम का बेटा था, वो जानती थी ये बात। तो फिर फरी वह सकीना बेगम से पूछने का इरादा करती कमरे में आ गई, जो उसे सकीना बेगम ने ही दिया था। वहाँ ने फ्रेश होने के बाद फरी को देखा, जो उसके बेड पर पुरजोश सी बैठी थी। दिखाएं भी अब। वहाँ ने सफ़ीर शाह की तस्वीर जो उसने उस सफ़ीर की बेखबरी में उतारी थी वो फरी के सामने की। बहुत प्यारे हैं, ये तो हाजिब से भी प्यारे हैं। फरी बोली तो महा खुलकर मुस्कुरा दी। महा ने फ़ोन पकड़ लिया। क्या मुझे दोबारा तस्वीर दिखाएंगी। फरी परेशानी से बोली तो महा को अजीब लगा, लेकिन फ़ोन दोबारा उसके हाथ में थमा दिया। फरी मुसलसल उस तस्वीर को देख रही थी। क्या हुआ। महा को वो अजीब लगी और उसका सफ़ेद शाह को यूं देखना भी। उसने फ़ोन लेना चाहा कि उससे ज़्यादा वो सफ़ेद शाह की तस्वीर पर भी किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फरी ने हाथ पीछे कर लिया। फरी मेरा फ़ोन दो, महा ने नरमी से कहा। सफ़ीर शाह। महा खड़ी उसे देख रही थी, जिसके चेहरे के तासुरात लम्हों में बदल रहे थे। सफ़ीर भाई भाई, ये मेरे सैफ़ी भाई हैं। उसने निगाह सफ़ेद शाह के बाजू पर गई, जहाँ वो मखसूस निशान था जो बचपन में उसी की वजह से आया था। दिमाग पर जोर डालने से उसका सांस फूलने लगा। क्या हुआ फरी। महा के हाथ पांव फूले उसे इस हालत में देख। मेरे भाई, सैफ़ी भाई। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। महा बाहर को भागी और सकीना बेगम को जगाया, जो तेज़ी से आती उसे गले लगा गई थी। इसे पानी पिलाया। अम्मी, सैफ़ी भाई, ये मेरे सैफ़ी भाई ही हैं ना। वो मुसलसल एक ही सवाल कर रही थी फूले सांस से। सकीना बेगम ने हाजिब को फ़ोन किया, जो उठाया नहीं गया था, लेकिन तभी गेट खुलने की आवाज़ आई तो वो बाहर निकली। हाजिब। फरी। क्या हुआ अम्मी। उसे सांस नहीं आ रहा सही, वो बोली तो हाजिब भागता उस तक पहुंचा। फरी। हाजिब। अब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। महा एक साइड पर परेशान से खड़ी थी। अगली सुबह वो थ्री पीस में नकसक सा तैयार खड़ा था, घड़ी पहनते, खुद पर परफ्यूम छिड़कते, चश्मा लगाया और बाहर निकल गया। 6 फुट कद, कसरती जिस्म, कंदमी रंगत और पुरकशिश नकूश। वो लोगों को मस्मराइज कर देने वाली शख्सियत रखता था और वो इस बात से बखूबी वाकिफ था। वो बाहर निकला, उसके लॉन में ही सहाफ़ी तरतीब से बैठे थे। वो अपनी जगह पर जाकर बैठा। अस्सलाम वालेकुम behzad शाह here। वो बोला तो तस्वीरें उतरने लगी और सहाफ़ी अपने सवालों के साथ तैयार खड़े होने लगे। सब अपने सवाल बारी बारी पूछ रहे थे। आखिरी सवाल behzad के सेक्रेटरी ने कहा और वो उसके जवाब देता उठने लगा। मेरे सवालात अभी रहते हैं मिस्टर behzad शाह। उस आवाज़ पर वो आंखें बंद करके खोलता जब्त करता मुड़ा और वो अभी आई थी, शायद इसीलिए वो उसे पहले नहीं देख पाया था। अभी रात ही तो उसे समझा कर आया था। आप अंदर आ जाए, शफीक साहब, चैनल के मालिक ने फ़ोन किया था मुझे।
behzad ने कुछ सोचते कहा तो हाइफा सिकंदर ने घूर कर उसे देखा और अंदर बढ़ गई, जबकि सब जर्नलिस्ट अब खाना खाने लगे थे, जिसका इंतज़ाम behzad शाह की तरफ से निकाह की दावत के तौर पर किया गया था। वो अंदर दाखिल हुई। behzad के सेक्रेटरी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। तुमने मुझे बताया नहीं वो आने वाली है। पैसा किस चीज़ का देता हूँ मैं तुम लोगों को? वो फ़ोन पर धाड़ा। उसने हाइफा सिकंदर के लिए उसी रात से गार्ड्स रख दिए थे मख्फी तौर पर। सर सॉरी, हमें अंदाज़ा नहीं था, वो पहले ऑफिस ही गई थी। तुम सबसे तो मैं बाद में हिसाब लेता हूँ। behzad गुर्राया और कॉल काट दी। तुम बाहर इंतज़ार करो फ़खर। वो अंदर आता बोला तो सेक्रेटरी बाहर निकल गया। behzad उसको एक नज़र देखता सामने सोफ़े पर टेक गया। सबसे पहले निकाह की मुबारक वसूल करें मिस्टर behzad। वो बोली तो behzad ने उसकी आंखों में देखा जहाँ कोई भी तासुर न था। उसे हैरानी हुई, क्या वो लड़की जिसकी बात वो आंखों से समझ लेता था, वो एक ही रात में अपने तासुरात छुपाने में माहिर हो गई थी। हाफ़ी क्या कर रही हो यहाँ? हाइफा सिकंदर मिस्टर behzad, उसने तस्दीक की। खैर मेरे कुछ सवालात हैं, मुझे आज ही ये आर्टिकल पब्लिश करवाना है। पूछें। behzad ने उसे इजाज़त दी, जैसे जानना चाहता हो कि वो क्या पूछना चाहती है। हालांकि आंखें सुर्ख थी उसकी यहाँ मौजूदगी पर। आप इस बार सीट के लिए उम्मीदवार बनेंगे? मालूम नहीं, और उसकी आंखों में देखता बोला। अवाम के लिए क्या सोचते हैं आप? हमारी मालूमात के मुताबिक आप कोई एनजीओ बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। मुख्तसर जवाब। आप सियासत में होते हुए एक डिज़ाइनिंग कंपनी चला रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं अपनी निजी ज़िंदगी इश्तिहारों में छापने के लिए किसी से शेयर नहीं करता। ठीक है, आखिरी सवाल। जैसा कि आप जानते हैं आपके निकाह की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, तो आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं। वो बोले तो लहजा हल्का सा लड़खड़ाया, लेकिन नामहसूस अंदाज में गहरी सांस भरी। behzad शाह अपनी जगह से उठा और कदम उठाता उसके नज़दीक आने लगा। हाइफा की धड़कनें बढ़ीं। वो बिल्कुल उसके आगे मौजूद मेज़ पर बैठ गया। सच में इसका जवाब चाहती हैं? क्या आप हर जर्नलिस्ट को ऐसे ही करीब आकर जवाब देते हैं? वो फ़ौरन खड़ी हो गई अपनी जगह से। नहीं, ये मुकाम सिर्फ हाइजा behzad शाह को हासिल है। मैं चलती हूँ अब, बात करके अच्छा लगा, खुदा हाफिज़। वो आगे बढ़ी, लेकिन behzad शाह का लम्स अपने बाजू पर महसूस करते हुए जी जान से काम गई। हिजाब कहाँ है आपका? उसका बस नहीं चल रहा था वो उस लड़की के साथ क्या करता। क्या कल रात की बातें वो भूल गई थी? वो उसकी पोनी टेल को सट निगाहों से घूरता बोला। हाथ छोड़े मिस्टर behzad। हाइफा मेरा दिमाग मत ख़राब करे, नहीं तो नतायज आपकी छोटी सी जान सह नहीं पाएगी। हाथ छोड़ें। वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालती एक कदम दूर हुई। एक आम जर्नलिस्ट हूँ मैं, और मुझे यूं ही ट्रीट करें। हम एक दूसरे के लिए अनजान लोग हैं, समझ रहे हैं आप? अगली बार अपनी हदूद को क्रॉस मत। behzad ने उसे खींच कर दीवार के साथ लगाया और उस पर झुका। क्या चाहती हैं? यही कि जितना हो सकता है मुझसे दूर रहे। हाइफा ने नागवारी से उसका हाथ झटका, जबकि behzad शाह तो साकत रह गया था। दिल में दर्द जागा था, वो बेयकीन था, फिर होंठ खींच कर खुद को काबू में किया। आपका हिजाब अब मैं उतरा दिखा तो जान से मार दूंगा। वो उसके फिर से कान के पास झुकता हुआ रहा। दूर रहे। हाइफा की धड़कनें तेज हुई। उस शख्स की कुर्बत जानलेवा थी। किसी और के साथ निकाह में होते ऐसी ओछी और घटिया हरकतें आपको सूट नहीं करती मिस्टर behzad। वो चीख कर बोली तो सफ़ीर शाह अंदर दाखिल हुआ। आवाज़ आहिस्ता रखें हाइफा। भाई, सब जा चुके हैं, हमें भी निकलना है। सफ़ीर यकदम अंदर आता बोला। ठीक है, फ़ाखरा को भेजो, वो बोला और हाइफा से दूर होता खड़ा हुआ। फ़ाखरा, ऊपर मेरे कमरे में जाओ, मेरी अलमारी में जहाँ मेरे कपड़े हैंग हैं वहाँ स्टॉलर्स होंगे, सफ़ेद रंग वाला लेकर आओ, उसने काम वाले के आते ही कहा। हाइफा ने वहाँ से निकलना चाहा। हाइफी, वो धाड़ा। वो जितना चाहता था कि इस लड़के को आराम से डील करे, वो उतना ही उसे गुस्सा चढ़ा रही थी। फ़ाखरा ने उसे लाकर स्ट्रॉलर दिया और चली गई। वो हाइफा के पास आया और उसे स्ट्रॉलर सर पर दिया जो उसने न जाने कब के ख़रीद रखे थे। बल्कि वो तो हर बार ही जब अपने लिए शॉपिंग करता था उसके लिए स्ट्रॉलर्स लास्ट में लेता था। इज़्ज़तें छीनने वाले ये ढोंग नहीं रचाया करते शाह साहब। वो उसकी आंखों में देखती बोली। अपने छोटे से दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालें, और ख़बरदार अब ये उतरा तो उसके सर पर अच्छे से घुमा कर देता बोला। ड्राइवर छोड़ देगा, ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी और के शोहर से मदद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाइफा ने बैग उठाकर कंधे पर रखते कहा। मेरा ज़ब्त मत आजमाएं हाइफा, मैं किसका शोहर हूँ ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर चाहती है तो मैं अभी बता सकता हूँ कि मैं किसका शोहर हूँ। मुझे जाना है, हाइफा ने नम लहजे में कहा। behzad शाह ने उसे हसार में लेते उसके बालों पर लब रखे, फिर झुकते उसके कंधे को चूमा, फिर उसके बाजू से पकड़ते झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। तो क्या नहीं है आप किसी और के भी शोहर? मैं सब कभी नहीं, मैं मरकर भी कोई तफसील या सच्चाई नहीं सुनूंगी। ये बात आज और अभी अपने जहन में बिठा लें। कितनी बड़ी मजबूरी भी रही हो, मुझे कभी मत बताइएगा।
आयफा सिकंदर बस आप जैसे अमीरों की असलियत नहीं जान पाई पहले। भूल गई थी कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक आम छोटी जर्नलिस्ट जिसे मशहूर सियासतदान और डिज़ाइनर कंपनी के मालिक behzad शाह ने महज इस्तेमाल इस्तेमाल इस लफ्ज़ का मतलब समझ आता है तुम्हें हाफ़ी? वो तड़प गया था इस लड़के के अल्फाज पर। आप मर भी जाए ना behzad तो हाफ़ी आपकी बेवफाई माफ़ नहीं करेगी, और आइंदा कभी मुझे हाथ लगाने की गलती मत कीजिएगा। समझ ले हम कभी मिले ही नहीं थे। हाफ़ी मर गई। अब अगर मुस्तकबिल में कभी सामना हुआ तो एक आम जर्नलिस्ट हाइफा सिकंदर का मिस्टर behzad शाह से होगा बस। वो कहती उसकी आंखों में देखती अपनी आंसुओं को हलक में उतारती बाहर निकल गई। behzad शाह ने कमरे में मौजूद हर चीज़ तोड़ डाली। वो ज़िंदगी में कभी इस मुकाम पर भी पहुंचेगा उसे अंदाज़ा नहीं था। वो तो behzad शाह था, कभी ना गलत करने वाला, कभी ना हारने वाला। लेकिन आज उसे ऐसी मार हुई थी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो जब तक घर के अंदर ना चली जाए इसके साथ साए की तरह रहो, नहीं तो behzad शाह तुम सबकी खाल उधेड़ कर देगा। वो कॉल करता धाड़ा और कपड़े बदलता बाहर निकल गया। भाभी क्या हुआ था? वो सीधा महा से मुखातिब हुआ तो महा ने थूक निकलते सब बता दिया, जबकि हाजिब ने गहरा सांस भरा। यानी इसका अंदाज़ा ठीक था। वो मुतमईन हुआ। हाजिब क्या सच में ऐसा है? जी अम्मी, हाजिब कहता उठा खड़ा हुआ। पुरसुकून रहें, वो ठीक है। भाभी आप भी आराम करें, अम्मी खाना गर्म कर दे, भूख लगी है। वो कहता कमरे में चला गया, जबकि माँ उनके साथ किचन में आ गई। फरी किसकी बेटी है आंटी? वो उलझन से बोली। तो सकीना बेगम ने उसे सब बता दिया तो महा को यकीन हो गया कि वो सफ़ीर और behzad की ही बहन है। उसने गहरा सांस भरा। वो दोनों भाई बेहद खुश होते, और सफ़ीर वो भी तो, और उसकी ज़ात पर लगा वो नामाकूम और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी धुल गया था खुद ब खुद। मुतमईन होती सकीना बेगम के कहने पर उनके कमरे में चली गई, क्योंकि उन्होंने हाजिब को खाना देने के बाद फरीक के पास ही रहना था। वहाँ ने लेटते सफ़ीर को कॉल की, जो उठाई नहीं गई थी, लेकिन मैसेज आ गया था। वो उसकी खैरियत पूछ रहा था। मसरूफ़ है, वहाँ ने लिखते सेंड का बटन दबाया। हाँ ठीक है, गुड नाइट। खाना खा लिया था जी? ओके सो जाओ। सफ़ीर का आखिरी मैसेज देखते वो आंखें मूंद के थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन ज़ोरों से बजने लगा। सफ़ीर शाह की कॉल देखते उसने कॉल यस करते फ़ोन कान से लगाया। सो गई हो? वो नींद में ही बोली थी। महा, महा उठो, मुझसे बात करो। सफ़ीर शाह की बेचैनी बढ़ गई थी। वहाँ दूर बैठे। मुझे नींद आई है। जब मैंने मैसेज किया था तब तो आप मसरूफ़ थे, अब मैं मसरूफ़ हूँ ना नींद में। वो बोलती फ़ोन रखती दोबारा नींद की वादियों में खो गई, जबकि सफ़ीर शाह उसे पुकारता ही रह गया था। घड़ी पर वक्त देखा जो 2:30 बजा रहे थे। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर निकल गया कि दिल को किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था उसके बगैर। उसने हाजिब के घर के रास्ते पर डाल दिया और 20 मिनट बाद वो वहाँ मौजूद था। उसने घर से निकलते सोचा ही नहीं था कि वो अंदर कैसे जाएगा। उसने महा को कॉल्स की और लगातार की, जो उठाई नहीं गई थी। फिर थक कर उसने हासिब का नंबर मिलाया कि यहाँ से वो उसे मिले बगैर तो हरगिज़ नहीं जाने वाला था, और महा को घर नहीं ले जाना चाहता था उसे, क्योंकि बेजाज शाह और सफ़ीर शाह पर खुफिया तरीके से नज़र रखी जा रही थी, जो वो दोनों जानते थे। इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रखी थी। अस्सलाम वालेकुम शाह, सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार, सो रहे थे? सफ़ीर शाह ने झिझकते पूछा। इस वक्त हर आम इंसान सोता ही है शाह, हाजिब ने कहा तो सफ़ीर ने फ़ोन को घूरा। उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी थोड़े ही वक्त में, और ये सब बेहज़ाद और सफ़ीर की तरफ से था, क्योंकि हाजिब उन्हें पसंद आया था और हाजिब के ख्यालात उनसे मुख्तलिफ न थे। मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर क्यों खड़ा है? घर के अंदर जा। हाजिब बोला तो सफ़ीर ने दान पीछे। तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल। सफ़ीर बोला तो हाजिब उठ कर बैठा। ऐसा क्या ज़रूरी था जो रात के 2:30 मेरे घर को इतनी इज्जत बख्शी? हाजिब शरारत से बोला। भूल गए हो शायद, मेरी बीवी है यहाँ। सफ़ीर शाह जल कर बोला। तब तक हाजिब गेट खोल चुका था। रहा नहीं गया एक दिन भी बीवी के बगैर। 4 महीने हो गए हैं, अपनी तो है नहीं। हटो अब पीछे। सफ़ीर शाह ने कहा तो हाजिब मुस्कुरा दिया और उसे अंदर आने को कहा। बेजात को पता है यहाँ आए हो? हाजिब ने फिर से मुस्कुराते पूछा तो सफ़ीर शाह ने उसे घूरा। कमरा बताओ और शक्ल गुम करो। सफ़ीर शाह ने रोब झाड़ा। हाजिब ने कमरे की तरफ इशारा किया। गेट को लॉक कर दो फिर, अब तो सुबह ही वापसी होगी। हाजिब फिर से शरारत से बोला तो सफ़ीर शाह ने वापस आते मुक्का उसके मुंह पर दे मारा, जो अगर ज़ोर से नहीं लगा तो हल्का भी हरगिज़ नहीं था। अब सो जाओ जाकर, सफ़ीर शाह बोला तो हाजिब उसे घूर कर रह गया, फिर गेट लॉक करता अपने कमरे की तरफ गया। गुड लक। कमरे में जाने से वो पहले सफ़ीर को कहना नहीं भूला था। वो एक दूसरे को कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे थे। ये उनकी दोस्ती का आगाज़ था, जो न जाने बढ़नी थी या बुरे तरीके से टूट जानी थी। सफ़ीर शाह ने अंदर जाते दरवाज़ा लॉक किया और सामने देखा, जहाँ वो सुकून से सो रही थी।
उसे माह का पुरसुकून देखकर अपनी बेचैनी पर गुस्सा आया। फिर जूते उतारते उसके पास आते कुछ सोचा और फिर उसे हाथ से थामते सीधा उठाकर खड़ा किया, जबकि इस अवतार पर माह के मुंह से चीख निकली थी जो सफ़ीर के हाथ ने रोक दी थी। शाह! माह ने उसका हाथ हटाते अपना हाथ दिल के मुकाम पर रखते उसे नम आंखों से देखा। ऐसे कौन उठाता है? मैं जवाब पुरसुकून अंदाज में आया। घड़ी 3 बजा रही थी। माह तो हैरान थी। क्या कहने आए हैं इतनी रात को? माह के सवाल पर सफ़ीर शाह के गुस्से का ग्राफ और बढ़ा था। यानी वो इतनी थकावट के बावजूद रात के 2:30 बजे ड्राइव करके उसके लिए आया था और वो पुरसुकून सोती अब उससे आने की वजह दरियाफ्त कर रही थी। सफ़ीर शाह ने पीछे सोफे पर बैठते उस पर निगाह डाली, जिसने आसमानी रंग की शलवार कमीज पहनी थी, दुपट्टा नताब, बाल उलझे हुए और आंखें नींद से भरी थी। यहाँ आओ, बताता हूँ क्यों आया हूँ। सफ़ीर शाह की भारी गंभीर आवाज़ पर माह ने थूक निकलते कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो सफ़ीर शाह ने उसे खींच कर गोद में बिठाया। फिर इसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरा, जबकि माह तो निगाहें नहीं उठा पा रही थी। इसलिए आया हूँ। सफ़ीर शाह ने उसकी गर्दन पर लब रखते उसके कान के पास सरगोशी की। शाह, मुझे लगता है तुम नींद पूरी कर चुकी हो, और ऐसा नहीं भी है तो कल का पूरा दिन है तुम्हारे पास। सफ़ीर शाह कहता उस पर झुक गया था, जबकि माह तो हैरान थी इसके अचानक आने पर और उसके यूं खुद पर मेहरबान होने पर। शायद उन दोनों ने 4 महीने एक दोस्त के लम्स को बेहद याद किया था, एक दूसरे के लम्स को बेहद याद किया था। यही वजह थी कि दोनों पुरसुकून थे इस वक्त। माह ने गहरी सांस भरते उसे देखा, फिर उसके बालों में उंगलियां फेरी। आपने खाना खाया था? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो सो यहाँ आराम से। वो बोला तो माह ने उसे घूरा, यानी भलाई का कोई ज़माना नहीं है। उसने उठना चाहा, जबकि सफ़ीर ने उसे उठाते बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। शाह, यह हमारा कमरा, अब तुम मुझसे डरती नहीं हो? वो संजीदगी से बोला तो माह ने उसे फिर से घूरा। सफ़ीर ने उसे हसार में लिया तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शाह, अब क्या काम करते हैं? चोरी और डाके डालता हूँ, वो जलकर बोला। कुछ ऐसे लगते भी हैं। माह कहकर खुलकर हंसी थी, और ऐसा पहली बार हुआ था। जबकि सफ़ीर शाह ने उसकी मुस्कुराहट को देखा। उसने कितना वक्त ज़ाया कर दिया था, उसे एहसास हुआ। मुझे पता है मैं प्यारी हूँ, और आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश थे। शायद ये उसके शोहर की करम नवाज़ी थी। औरत मर्द के वक्त देने पर ही खुश हो जाती है। इतना आसान है औरत को खुश करना। सफ़ीर शाह ने उसे खुद में गुम किया तो वो पुरसुकून होती उसके गिर्द अपने हाथ बांध गई। आई लव यू शाह, वो बोली तो सफ़ीर शाह के अनाबी लबों पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई। किसी औरत का सब कुछ होना अपने आप में एजाज़ की बात थी। वो सो गई थी, लेकिन सफ़ीर शाह अब भी उसे तक रहा था। कभी उसके बालों को छेड़ता, कभी उसके चेहरे पर लकीरें खींचने लगता, कभी उसकी नाक को छेड़ता और लबों पर उंगली फेरता। उसके दिल ने मान लिया था कि सफ़ीर शाह, तुम्हारा दिल इस औरत से कभी नहीं भरने वाला। तुम्हारा दिल जल्द इस औरत के लिए पागल होने वाला। तुम जल्द अपने आप को उसके मामले में बेबस पाओगे। जल्द तुम्हारा दिल इसकी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाएगा, और जल्द वो तुम्हारी दुनिया की वाहद ख्वाहिश और मोहब्बत बन जाएगी।